हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम साइंस का चैप्टर 1 उसके कुछ और टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको हार्वेस्टिंग के बारे में बताया था, जिसमें कि जब फसलें तैयार हो जाती थी और उसको जब किसान काटते थे तो वो कहलाता था हार्वेस्टिंग। फिर यहाँ पे हम कल अपनी वीडियो को एंड किए थे, जहाँ पे था कि हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है कि जब किसानों की जो फसल होती है वो जब पक के तैयार हो जाती है तो वो टाइम होता है उनके फेस्टिवल के लिए। एक त्यौहार से कम नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम उनको अपनी जो मेहनत होती है उसका रिजल्ट मिलने वाला होता है। तो आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स टू द डे ऑफ द हार्वेस्ट। 3-4 महीनों की हार्ड वर्क के बाद, जो बहुत ही ज़्यादा वो परिश्रम करते हैं, उसके बाद हार्वेस्ट का टाइम आता है, यानी कटाई का टाइम आता है। और ये टाइम उनके लिए बहुत ही स्पेशल होता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विथ ग्रेन फिल्स द हार्ट्स ऑफ फार्मर विथ जॉय एंड ए सेंस ऑफ वेल बीइंग। उस टाइम जो लहराती हुई खेत होती है उसको किसान देख के बहुत ही खुश होता है। और अब ये टाइम जो है उसके सेलिब्रेशन का टाइम होता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बॉर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय ए लिटिल। अब क्या होता है कि किसान हार्वेस्टिंग के टाइम में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि अब उसे खेतों में उतनी मेहनत नहीं करनी है जितनी वो जब उनकी बुआई करता है और उनको थ्रेसिंग है, विनोइंग है, जितने भी मैंने आपको प्रोसेस बताए थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो भी थे, तो उनका ये सबसे लास्ट स्टेज होता है। तो ये टाइम उनके लिए बहुत ही इंजॉयबल होता है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ दस ए ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सभी जगहों के जहाँ पे खेती होती है, जहाँ पे किसान होते हैं, उन सभी जगहों पे क्या होता है कि बहुत ही अच्छे से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट एंथुसियाज्म। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन एज आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली या बिहू, और ये सारे जो आपके फेस्टिवल्स हैं ये इसी उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। बहुत से बच्चों को अभी ये बात नहीं पता होगी कि जो बैसाखी, होली, दिवाली मनाई जाती है, पोंगल वगैरह, ये कुछ इसलिए भी मनाए जाते हैं क्योंकि ये जो होते हैं वो सीज़न के टाइम होते हैं जब किसान अपने खेतों की कटाई करता है। तो ये त्यौहार इसलिए भी उनके लिए स्पेशल होता है और वो इसे बहुत एंजॉय के साथ मनाते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है कि हमने कटाई तो कर दी, बट उसे अच्छे से उसका रख रखाव भी करना होगा, क्योंकि जो अनाज होता है वो बेटा ऐसा तो नहीं है कि खेतों से निकाला और सीधे जाके मार्केट में उसे बेच दिया गया। तो उससे पहले उसे अच्छे से प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और उसे बहुत सारे ग्रेन स्टोरेज की ज़रूरत है। तो जो भी अनाज कलेक्ट होता है उससे प्रॉपर अरेंजमेंट के थ्रू रखा जाता है, वो कहलाता है आपका स्टोरेज। चलिए इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। अब ये सबसे लास्ट स्टेज है आपका स्टोरेज। इसके लिए यहाँ पे ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। अगर ये बहुत ही एक जो प्रोसीजर है बहुत ही टास्कफुल होता है, क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद जो ग्रेन्स होते हैं उनको लंबे समय तक कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे, उसके लिए कुछ उपाय होते हैं जिसे फार्मर करते हैं, और उनको किस चीज़ से बचाना है उसके बारे में पढ़ते हैं। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो अनाज होते हैं उनको मॉइस्चर से, नमी से, इंसेक्ट जो भी बग्स वगैरह होते हैं, रैट, चूहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब से बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि जो
खेतों में जो फसल होती हैं उनमें थोड़ी सी मॉइस्चर होती है और उनको अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं दिखाई जाए, उनको ड्राई नहीं किया जाए, सुखाया ना जाए और उन्हें ऐसे ही रख दिया जाए तो उनमें क्या होगा, फंगस लग जाएंगे, इंसेक्ट्स लग जाएंगे, बग्स, घून वगैरह ये सब इसमें लग जाएंगे। Harvested grain have a more moisture. If freshly harvested grain are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organism, making them unfit for use or for germination. ये जो मैंने आपको बताया कि जो एकदम तुरंत ताजे कटे जो भी ग्रेन्स सीड्स होते हैं जिनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, अगर उनको प्रॉपर सही से सुखा के ड्राई करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएंगे और वो उसको क्या करेंगे, खराब करने लगेंगे। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ग्रेन्स हैं उनको प्रॉपर सनलाइट में उनको क्या करना होगा, सुखाना होगा, जिससे कि उनके अंदर की पूरी जो नमी है वो बेटा अच्छे से निकल जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो ये प्रोसेस है सनलाइट, आपको पता है कि सनलाइट बहुत अच्छा सोर्स है जो इंसेक्ट्स वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने का। तो अगर सनलाइट में हम रखेंगे, उसको अच्छे से ड्राई करेंगे तो जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं वो उसमें नहीं लगेंगे। यहाँ देखिए आपकी पहेली है, उनका क्या है बात, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर वाई। तो पहली ये देख के बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है कि एक दिन कि उसकी मम्मी जो हैं वो जो कंटेनर है, जो अनाज का जो कंटेनर है उसमें नीम की सूखी पत्तियां रखती हैं। तो वो देख के ये बहुत ही हैरान सी हो जाती है कि ऐसा क्यों कर रही हैं बेटा, ऐसा क्यों कर रही हैं। इसका रीज़न ये है कि जो नीम की लीव्स होती हैं वो एक तरह से एंटी इंसेक्ट और एंटी फंगस होती है, बैक्टीरियल होती है, और उसको सुखा के डालने से क्या होता है कि जल्दी उस जो अनाज है उसमें खून वगैरह नहीं लगते हैं। यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ है साइलोज एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। जो यहाँ पे आप देख रहे हो बड़े बड़े, ये क्या है, एक फैक्ट्री है जो जिसमें क्या करे जाते हैं कि अनाज को रखा जाता है, तो स्टोर किया जाता है। तो अब क्या है कि हम तो हमारे घरों में क्या करते हैं कि थोड़ा ही अनाज रखते हैं, ज़्यादा अनाज तो हम रखते नहीं हैं। लेकिन जो जहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में अनाजों को रखा जाना है वहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह के बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिनके द्वारा क्या करते, जिनमें जो ग्रेन्स हैं उनको जो फूड मटेरियल है उनको रखा जाता है। यहाँ पे आप ये एक देखिए, यहाँ गोडाउन भी है, यहाँ पे क्या रखा गया है, पूरे अनाज की बोरियां रखी गई हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ चीज़ों का यूज़ किया जाता है, कुछ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से उस जगह पे इंसेक्ट और पेस्ट ये सारी चीज़ें नहीं आते हैं। फार्मर्स स्टोर्स ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स। अब क्या होता है कि जो मेटल के जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं या जूट के बैग होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, किसान उन ग्रेन्स को रखते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन साइलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। तो ये बड़े बड़े जो ग्रेनरीज होती हैं जहाँ पे कि ग्रेन को रखा जाता है, वहाँ पे क्या करते हैं कि उससे जो आपके पेस्ट्स हैं और रैट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनको उनसे बचाया जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। और जो ड्राई लीव है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, अपने घर में कर सकते हैं। बट अगर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर ग्रेन्स को रखना है तो फिर ये नीम की पत्तियाँ तो काम करेंगी नहीं, तो फिर क्या करेंगे। यहाँ देखिए, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि
जो केमिकल्स यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो भी पेस्ट्स हैं वो जो अनाज की जो यहाँ पे देख रहे हो बोरियां हैं उनमें ना लग सके। ठीक, और वो जो केमिकल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका कि ह्यूमन पे भी कोई ऐसा असर ना हो कि उनका बैड इफ़ेक्ट हम पे पड़े। तो इस तरह के केमिकल्स होते हैं। और फिर भी देखिए अगर घरों में अनाज आता है तो इसीलिए हम पहले उसको क्या करते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं, उसके बाद उसे यूज़ करते हैं। क्यों वॉश करते हैं कि अगर कोई या केमिकल या कुछ भी पेस्टिसाइड अगर उसमें है तो वो क्या हो, उसमें क्लीन हो जाए। अब यहाँ देखिए एक टेबल बना हुआ है जिसमें मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट, जिसमें कि जो सोर्सेज हैं, जैसे कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके सोर्सेज क्या क्या है उसके बारे में लिखा है। जैसे मिल्क है तो मिल्क हमें कहाँ से मिल रहा है, काऊ से, बफेलो से, गोट से और कैमल से, इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है। इसी तरह से आप और भी फूड प्रोडक्ट्स और उनके रिसोर्सेज लिख सकते हो, जैसे कि एग हुआ, मीट हुआ, फिश हुआ। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम, आफ्टर completing this table you must have seen that like plants animals also provide us with different kinds of food। इसके साथ ही साथ आपने देखा कि प्लांट्स के साथ साथ हमें एनिमल से भी बहुत तरह के क्या मिलते हैं, फूड्स मिलते हैं। तो मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम्स फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो यहाँ पे एक शब्द आया कि कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं कि जो समुद्र का किनारा होता है, नदियों का किनारा होता है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के लोग ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, फ़िश को कंज्यूम करते हैं अपने डाइट में। तो फिश भी क्या हो गया, हमारा एक फूड हुआ जो एनिमल फूड में आएगा। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। मैंने आपको जो पहले पढ़ाया कि जो आप 7th क्लास में भी पढ़े होंगे कि प्लांट, और अभी ये फर्स्ट चैप्टर में भी आपको पढ़ाया कि प्लांट से हमें क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस भी आपने पढ़ रखी है। पर यहाँ पे बात ये आ रही है कि हमें प्लांट के साथ साथ और किससे मिल रहा है, एनिमल से भी फूड मिल रहा है। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि क्रॉप के प्रोडक्शन में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे कि उनको सही से उनका रख रखाव, उनका सीड ड्रिल, शोइंग करना, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, सारे प्रोसेस इन्वॉल्व थे। तो वैसे ही जब हम एनिमल से फूड प्राप्त करते हैं तो एनिमल को भी तो हमें उनका रख रखाव करना पड़ेगा। तो सिमिलरली एनिमल्स reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care। When this is done or a large scale it is called animal husbandry। तो अब यहाँ पे एक और लाइन आई आपकी एनिमल हस्बेंड्री। तो जब हम एनिमल्स को प्रॉपर, अगर ऐसा तो नहीं है कि आप उनको बाहर कहीं पे खुले छोड़ दिया और उनसे फूड पालोगे, तो एनिमल से अगर हमें फूड पालना है तो उनका भी हम अच्छे से रख रखाव करेंगे, उन्हें फूड प्रॉपर देंगे, डाइट देंगे, शेल्टर देंगे, उनका केयर करेंगे। जैसे कि अब जहाँ काऊ या बफेलो के दूध आप लाते हो, जो डेयरियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ देखिए कि गाय भैंसों के कितने अच्छे से रख रखाव होता है, उन्हें चारा दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है। या फिर आपका जो मुर्गी पालन क्षेत्र है, पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पे भी देखिए कि मुर्गियों के उनके रख रखाव किए जाते हैं। या फिश है तो जैसे उसे भी बहुत अच्छे से क्या किया जाता है, उन्हें फूड वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे वो हेल्दी रहे। तो जब एक लार्ज स्केल पे एनिमल्स को रखा जाता है फॉर फूड प्रोडक्ट और उनका देखभाल किया जाता है तो वो कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी क्रॉप्स के बारे में, प्लस कैसे उनका रख रखाव किया जाता है और
किस तरह से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, और एक जब क्रॉप के साथ साथ हम एनिमल्स पे भी डिपेंड हैं तो उनके रख रखाव कहलाते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इस तरह से मैंने आपको जो भी इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स थे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन मैसेज इन माय कमेंट बॉक्स एंड श्योरली आई एम रिप्लाई। Okay, now I end my this video.